वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट से किया खिताब। कहा कि आलमी फलाह के लिए सबकी शराकत दारी की जरूरत। आलमी तौर पर कार्बन के अखराज को कम करने के लिए भारत पुरअज़्म अगले कोप 33 की मेजबानी करने की तजवीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस से की मुलाकात। मुतादिद अहम उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। मुतादिद आलमी रहनुमाओं से भी वज़ीर-ए-आज़म ने की मुलाकात। ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के आज़म का किया इजहार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में मुसल्लह अफवाज मेडिकल कॉलेज को अता किया सदारती निशान। तिब के शोबे में तहकीक और नई तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर। वजीर दाखिला अमित शाह हजारीबाग में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 59वें यौम तासीस प्रोग्राम में हुए शामिल। हर सूरत हाल में सरहद की जल्द हिफाजत के लिए BSF की सताइश की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा T20 मैच रायपुर में आज। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से है आगे। सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया के इरादे हैं बुलंद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोप 28 के आला सतही हिस्से के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए भारत की जानिब से उठाए गए इक़दामात का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने इससे मुतालिक बहुत से अहदाफ वक्त से पहले ही हासिल कर लिए हैं। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो NDC टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया से मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मुत्तहिद होने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया के पास पिछली सदी की गलतियों को सुधारने के लिए बहुत कम वक्त है। पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है। विशेषकर ग्लोबल साउथ के निवासियों को सिर्फ मेरा भला हो, ये सोच दुनिया को एक अंधेरे की तरफ ले जाएगी। इस हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां आया है। हम में से सभी को अपने दायित्व निभाने ही होंगे। पूरी दुनिया आज हमें देख रही है। इस धरती का भविष्य हमें देख रहा है। हमें सफल होना ही होगा। वी हैव टू बी डिसिसिव। हमें संकल्प लेना होगा कि हर देश अपने लिए जो क्लाइमेट टारगेट तय कर रहा है, जो कमिटमेंट कर रहा है, वो पूरा कर कर ही दिखाएगा।
वी हैव टू वर्क इन यूनिटी। हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोप 28 के प्लेटफॉर्म से ग्रीन क्रेडिट पहल की भी अपील की। आज मैं इस फोरम से एक और प्रो प्लैनेट, प्रोएक्टिव और पॉजिटिव इनिशिएटिव का आह्वान कर रहा हूं। यह है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। यह कार्बन क्रेडिट की कॉमर्शियल मानसिकता से आगे बढ़कर जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का अभियान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जरूर जुड़ेंगे। वजीर आजम ने मौसमियाती तब्दीली अमल के लिए मुत्तहदा लाहे अमल के तहत भारत के अज़्म का इयादा किया। वजीर आजम ने कोप 33 की मेजबानी की भी तजवीज पेश की। भारत यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में कॉप 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए फौरी इक़दाम करने की जरूरत पर जोर दिया। कोप 28 कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने काबिल तजदीद तवानाई की तरफ बढ़ने पर जोर दिया। We cannot save a burning planet via fire holes of fossil fuels. We must accelerate a just, equitable transition to renewables. The science is clear. The 1.5-degree limit is only possible if we ultimately stop burning all fossil fuels. Not reduce, not abate, phase out with a clear time frame aligned with 1.5 degrees. कोप 28 के इफ्तिताही इजलास के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने $30 बिलियन के मौसमियाती फंड का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया को एक साथ आना होगा। When we committed to hosting COP28, we pledged to bring the world together to unite, work and deliver. We are finding practical ways to accelerate the world's transition to low-emission growth economy. The lack of readily available and affordable climate finance has long been one of the biggest obstacles in advancing climate action globally. Therefore, I am pleased to announce the establishment of a $30 billion fund Once again, I am pleased to announce the establishment of a $30 billion fund for global climate solutions. वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुबई में जारी कोप 28 कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। जलसागाह पहुंचने पर पीएम मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने भी वजीर आजम को मुबारकबाद दी। कोप 28 में अहम मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसमें मौसमियाती तब्दीली के शोबे में मौसर कोशिशों के लिए लाहे अमल तैयार करने पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। वहीं वजीर आजम आज वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब करेंगे। वजीर आजम मोदी कोप 28 के आला सतही इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे और इससे मुताल्लिक़ 3 अलग अलग इजलासों में भारत का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस से दुबई में मुलाकात की। कोप 28 कॉन्फ्रेंस के मौके पर होने वाली इस मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
दुबई में जारी कोप 28 सरबराही इजलास के दौरान मेहमानों ने एक ग्रुप फैमिली फोटो में हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के बड़े रहनुमाओं ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत, बैनुल-अक़वामी इदारों की सरबराहान और आला नुमाइंदों की मौजूदगी में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अखबार अल इत्तेहाद के साथ एक इंटरव्यू में कहा, भारत पर उम्मीद है कि यूएई की मेजबानी में कोप 28 मौसर आबो हवा की कार्रवाई को नई रफ्तार देगा। भारत और यूएई एक सरसब्ज और खुशहाली को यकीनी बनाने में शिराकतदार हैं। हम आबो हवा की कार्रवाई पर एक मौसर आलमी बहस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मुश्तरका कोशिशों में साबित कदम हैं। मेरा ख्याल है कि मौसमियाती तब्दीली की कार्रवाई मसावात, आबो हवा के इंसाफ, मुश्तरका जिम्मेदारियों और मुश्तरका सलाहियतों पर मबनी होनी चाहिए। इन उसूलों पर अमल करके हम एक पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं जो किसी को भी पीछे ना छोड़े। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि ग्लोबल साउथ की तरक्याती तरजीहात से कोई समझौता ना किया जाए। मुझे खुशी है कि हाल ही में नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास के दौरान इस पहलू पर मुनासिब तवज्जो दी गई है, जिसमें आलमी सतह पर तमाम जराए से सरमायाकारी और मौसमियाती फाइनेंस को अरबों डॉलर से खरबों डॉलर तक तेजी से और बड़े पैमाने पर बढ़ाने की मंजूरी भी शामिल है। मौसमियाती मालियात पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, ये जानना जरूरी है कि तरक्की पजीर ममालिक इस मसले को पैदा करने की जिम्मेदार नहीं है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक इस मसले के हल का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन वो जरूरी फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी तक रसाई के बगैर ताउन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने मुमकिना मौसमियाती मालियात और टेक्नोलॉजी की मुंतकली यकीनी बनाने के लिए आलमी ताउन की पुरजोर वकालत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुबई में उर्दून के शाह अब्दुल्ला बिन हुसैन से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरी दोस्ती का जिक्र किया। वजीर आजम ने लिखा कि हम अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुबई में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव से मुलाकात की। वजीर आजम ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए वजीर आजम ने लिखा कि मुख्तलिफ मसाइल पर उनकी दूरअंदेश क़यादत वाकई काबिल तारीफ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुबई में नीदरलैंड के वजीर आजम मार्क रोटे से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तबादला ख्याल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुबई में बहरीन के हुक्मरां हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए वजीर आजम ने लिखा कि भारत बहरीन के साथ मजबूत और देरपा ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुबई में श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तबादला ख्याल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। सदर ने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे को प्रेसिडेंट्स कलर पेश किया। इससे कबल सदर जमहूरिया ने परेड की सलामी ली। सदर जमहूरिया ने वर्चुअल तौर पर कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए मुसल्लह अफवाज सेंटर प्रज्ञा का भी इफ्तिताह किया। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर एक खुसूसी कोर डाक टिकट और एक यादगारी सिक्का भी जारी किया।
अपने खिताब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस इदारे के तलबा ने बहादुरी और हिम्मत की मुतादिद मिसालें पेश की हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि इदारे के मुतादिद खवातीन तलबा ने फौज के तिब के शोबे में अहम किरदार अदा किया है। के विद्यार्थियों ने वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ के कई स्नातक को कीर्ति चक्र, वीर चक्र, सेना और नौसेना पदक की भी सम्मानित किया गया है। एएफएमसी के पूर्व विद्यार्थियों को मानवता के प्रति अनुकरणीय सेवा के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक जैसे सम्मान भी दिए गए हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एएफएमसी से शिक्षा प्राप्त करने वाली बहुत सी महिलाओं ने सेना चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सेना के विभिन्न अंगों में उच्च पद को सुशोभित किया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि एएफएमसी की पूर्व छात्रा पुनीता अरोड़ा देश की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय भी इसी संस्थान की पूर्व कैडेट है। ऐसी अनेक महिला कैडेट्स यहाँ से स्नातक होकर सेना में उच्च पदों पर पहुंची है। मैं आशा करती हूँ कि उनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं अधिक संख्या में भारतीय सेना में अपना करियर चुनेंगी। वे अपने अधिकारों के प्रति और भी अधिक जागरूक होंगे तथा आगे बढ़ने में अन्य महिलाओं की भी मदद करेगी। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वीं आलमी आयुर्वेद फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। नायब सदर ने कहा कि इस आलमी आयुर्वेद फेस्टिवल का एक बड़ा पहलू ये है कि ये भगवान की अपनी सरजमी केरल में है। इस शानदार से इजलास के लिए इससे ज्यादा मुनासिब और कोई जगह नहीं हो सकती। मुझे यकीन है कि बातचीत से समरावर नताइज बरामद होंगे जिससे सेहत और इंसानी बहबूद में बेहतरी आएगी, मजीद मजबूत होगी। बीएसएफ आज अपना 59वां यौम तासीस मना रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ के 59वें यौम तासीस के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान अपनी जानों की कुर्बानी पेश करने वाले बीएसएफ के जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान अमित शाह ने परेड की सलामी भी ली। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के हर शोबे में तरक्की हुई है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की, चाहे चांद पर चंद्रयान पहुंचाना हो, चाहे G20 के माध्यम से देश के कूटनीतिक क्षेत्र में देश के ध्वज को समग्र विश्व में फहराना हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लानी हो। ये सभी तभी संभव है जब आपकी त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। और मैं मानता हूं इस सभी सीमाओं को सुरक्षित करने वाले आप ये देश के विकास का मूल हो, इसकी नींव हो। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ के जवान अपने तमाम त्योहार सरहद और नाकाबिल रसाई जगहों पर मनाते हैं। बीएसएफ के जवानों की ये कुर्बानी मुल्क को महफूज रखती है। मुझे मालूम है आप आपकी ड्यूटी करते वक्त दीपावली का दिया भी सरहद पर जलाते हो, होली बर्फीली पहाड़ों पर मनाते हो और छठ दुर्गम नदियों के पानी के अंदर बिताते हो। मगर आपका ये बलिदान इस देश को सुरक्षित करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता, वो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता।
वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सरहदी इलाकों में अच्छे राब्तों के साथ साथ लोगों को जोड़ने पर भी तवज्जो दी गई है। सीमा के क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी, रेल, रोड, वाटरवे और इसके साथ साथ दूरसंचार की कनेक्टिविटी भी सुधारी गई है। भू सीमा ट्रेड को भी बढ़ावा दिया गया है और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ढेर सारी उपलब्धियां हैं। ये 9 साल के अंदर लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर सारी बाधाओं को पार कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के यौम तासीस पर बीएसएफ को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम ने एक्स पोस्ट पर कहा कि बीएसएफ के यौम तासीस पर हम इस बेहतरीन क़ुव्वत की सताइश करते हैं जिसने हमारी सरहदों के मुहाफिज के तौर पर अपनी शिनाख्त बनाई है। हमारे मुल्क की दिफा में उनकी बहादुरी और गैर मुतज़्ज़ल जज्बा उनकी लगन का मुंह बोलता सबूत है। मैं कुदरती आफात के वक्त बचाव और राहत कारी के दौरान बीएसएफ के किरदार की भी तारीफ करना चाहूंगा। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय सिफारतखाना और नेपाल हुकूमत की वजारत मालियात ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा मीटिंग की। मीटिंग में ताउन और मुख्तलिफ क्रेडिट की लाइनों के तहत कई शोबों में जारी मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। मीटिंग में भारत और नेपाल के दरमियान ताउन के मुमकिन शोबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तरकाशी सुरंग हादसे में बचाए गए उत्तर प्रदेश के 8 मजदूरों से लखनऊ में मुलाकात की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों से बातचीत भी की और सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को 28 नवंबर को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए मजदूरों ने हुकूमत और इंतजामिया की कोशिशों के तय शुक्रिया का इजहार किया है। मोदी जी से भी आपकी बात हुई निकलने के बाद, योगी जी से भी आज मुलाकात करके आ रहे हैं, कैसा लगता था वहाँ पे? जो है कह रहे हैं कि सरकार भी आपके लिए दिन रात खड़ी है, पूरे देशवासी भी दुआ कर रहे हैं। नया जीवन मिल गया है और बहुत खुश हैं। योगी जी से भी मिलकर बहुत सपना था हमारा कि उनसे मिल लेंगे, जिंदगी में कभी भी मिलेंगे या नहीं, फिर मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा मतलब फील होता था उन 17 दिनों में? जो पहले दिन घटना घटी थी तब से लेकर उन 17 दिन कैसे कैसे मन में ख्याल रहे, कैसे साथ मिला दोस्तों का? और मन में ख्याल तो अच्छे रहे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो 41 आदमी थे जो अंदर फंसे, और सब एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं थी। हम लोगों को कोई भी घबराता नहीं था, किसी को किसी बात की चिंता नहीं थी। बस में बैठे रहे वहीं पे, विचार करते रहे कि चलो कोई बाहर से अगर सुनेगा तो सेफली निकलेंगे। अभी होगा काम, वो चल रहा है बाहर। अशोक, क्या कुछ बताओ, उन 17 दिनों की कुछ खास बात है जो कभी ना भूलो? सर वो तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। क्या वही प्रशासन सारा चीज किए हैं व्यवस्था निकालने के लिए। जिंदगी से जंग जीती है उन्होंने और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले। इन्हें संतोष है, इन्हें खुशी है कि सरकार ने इनका पल पल पे साथ दिया। देशवासियों की प्रार्थनाएं इनके साथ थी। इनके नए जीवन की शुरुआत हुई है। रामजी वाजपेयी और दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग से बाहिफाजत निकाले गए बिहार के 5 मजदूर आज पटना पहुंचे। पटना हवाई अड्डे पर इन मजदूरों का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मजदूरों के अहले खाना भी पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्हें देखकर मजदूरों की आंखें फिर भर आईं, जबकि अहले खाना भी अपने कुनबे के फर्द को देखकर बहुत खुश नजर आए। मजदूरों ने उनकी महफूज वापसी पर उत्तराखंड हुकूमत के साथ मुकामी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
और हमास ने अपने कब्जे से 8 मजीद इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में एक दिन की तोसी के आखिरी मुआहदे के तहत इन 8 यरगमालियों को रिहा किया गया है। दोनों फरीकों के दरमियान जंगबंदी का आज आखिरी दिन है। पहले 6 दिन के लिए जंगबंदी का मुआहदा तय पाया। हमास ने जुमेरात को इसराइली यरगमालियों को रिहा करना शुरू किया था, जिसके बदले में मजीद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई आखिरी लम्हात के मुआहदे के तहत की गई थी। अभी भी जंगबंदी की हद में इजाफे की उम्मीद है, जो हमास के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि हमास फलस्तीनियों के बदले ज्यादा से ज्यादा यरगमालियों को रिहा करेगा। अब तक मजमूई तौर पर 97 यरगमालियों को रिहा किया जा चुका है। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा टी20 मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टी20 मैच में भारत को शिकस्त देकर सीरीज में वापसी की। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाता है तो वो सीरीज 2-2 से बराबर कर देगा, लेकिन टीम इंडिया ये मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।